हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? मैं संदीप आपके सामने आज फिर से पॉलिटी की क्लास लेके आया हूं, जिसमें क्या है, हम बात करने वाले हैं क्राउन रूल इन इंडिया। भारत में क्राउन का शासन, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियोज में मैंने आपको कंपनी रूल के बारे में बताया था, इससे आगे बात करेंगे भारत में क्राउन रूल के बारे में। भारत में क्राउन रूल की शुरुआत कहां से हुई थी? भारत में जो क्राउन रूल की शुरुआत हुई थी वो 1857 के विद्रोह के बाद हुई थी। यानी कि इसके लिए एक अधिनियम भेजा गया था, भारत शासन अधिनियम। वो कब भेजा गया था? 1858 में। यहीं से भारत में क्राउन रूल की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना? जो 1857 का जो विद्रोह था, उसका नेतृत्व कर रहा था कौन? उसका नेतृत्व कर रहा था भारत में जो मुगल साम्राज्य था उसका अंतिम सम्राट, जिसका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। ठीक है ना? बहादुर शाह जफर उसका अंतिम सम्राट था और वही उसका नेतृत्व कर रहा था। और इससे जो है, इसे अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया गया। जो बर्मा है, यानी कि वर्तमान में म्यांमार है, उसको पहले बर्मा बोला जाता था। उसकी एक उसमें एक स्थान है, इसका नाम है रंगून। वहां पर बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था। ठीक है ना? उसके बाद घोषणा कर दी गई थी कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं, बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। और भारत की सम्राज्ञी कौन होंगी? महारानी विक्टोरिया होंगी। तो अब बात करेंगे 1858 में भेजा गया भारत शासन अधिनियम। वो क्या था? 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसका मतलब क्या है कि इस एक्ट के अधीन सबसे अधिक अच्छा कार्य, मतलब अच्छा क्या, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ, यहां से घोषणा कर दी गई कि अब भारत का जो शासन है वो किसके अधीन होगा? सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन होगा। इस एक्ट के तहत सबसे पहला कार्य क्या हुआ? महारानी विक्टोरिया को महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। सम्राज्ञी घोषित किया गया। यानी कि भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था उसे अब समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। और इसी अधिनियम के बाद ही भारत जो है पूर्ण रूप से यह कहा जा सकता है, और कहा जाता है, किताबों में भी लिखित है, कि यहीं से भारत जो है पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम हुआ। यानी कि यहीं से भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ।
ठीक है ना। इसके अलावा एक नई घोषणा की गई कि जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाता था, जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाता था, अब वो भारत का वायसराय कहलाने लगा। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहलाने लगा। अब जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही क्या होगा, भारत का नया वायसराय। तो यहां से क्या क्वेश्चन उठता है कि बताइए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो ये किसके अधीन, ये किसके समय में कार्य हुआ था, 1858 में। इस समय भारत का वायसराय कौन, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग था, अब यही जो है भारत का प्रथम वायसराय हो गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब ये जो सारी की सारी जो घोषणाएं हैं वो किसने की थी, ये सारी की सारी जो घोषणाएं हैं वो की थी लॉर्ड कैनिंग ने। अब ये कहां पर की थी, यही जो सारी घोषणा है वो की थी इलाहाबाद के मिंटो पार्क से। कहां से की थी, इलाहाबाद के मिंटो पार्क से। और कब की थी, 1 नवंबर 1958 को की थी। ये सारी की सारी घोषणाएं ये सारी की सारी घोषणाएं लॉर्ड कैनिंग ने की, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। अब ये घोषणा कहां पर की गई, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में की गई, मिंटो पार्क में की गई। अब कब की गई, ये की गई 1 नवंबर 1958 को। कब की गई, 1 नवंबर 1958 को ये घोषणाएं की गई। ठीक है ना। 1858 भारत शासन अधिनियम, इसके तहत सबसे पहला कार्य क्या हुआ, महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में से समाप्त कर दिया गया, उसका शासन समाप्त कर दिया गया। यहीं से भारत में को अंग्रेजों का गुलाम हो गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अब ये घोषणा किसने की थी, ये सारी घोषणा किसने की थी, लॉर्ड कैनिंग ने की थी। कहां पर की थी, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में की थी। मिंटो पार्क के अलावा ये कब की गई थी घोषणाएं, 1 नवंबर 1958 को ये सारी की सारी घोषणाएं की गई थी। इसके अलावा इसी अधिनियम के तहत एक नए पद की घोषणा की गई। इसी अधिनियम के तहत एक नए पद की घोषणा की गई, वो क्या था, भारत का राज्य सचिव।
इसी अधिनियम के तहत इसी अधिनियम के तहत एक नए पद की घोषणा की गई। वो कौन सा पद था? वो था कौन सा? भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव। भारत का जो राज्य सचिव था उसके लिए नए पद की घोषणा की गई। इसका कार्य क्या था? इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। ये जो भारत का राज्य सचिव था इसमें भारतीय प्रशासन की जो नियंत्रण की शक्तियां थी वो इसी में ही निहित थी। यानी कि जो संपूर्ण नियंत्रण की जो शक्तियां थी उसको कौन संभालेगा? भारत का राज्य सचिव। कहने का मतलब जो कोई भी डिसीजन किया जाएगा वायसराय के तहत, वायसराय जो भी डिसीजन करेगा उसमें जो भी गड़बड़ी की जांच या फिर किसी प्रकार की भी कैसी भी संदेह की जांच करेगा वो कौन करेगा? भारत का राज्य सचिव। ठीक है ना। इसकी घोषणा किस अधिनियम के तहत की गई? 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत भारत का राज्य सचिव की घोषणा की गई और इसके लिए 15 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया। इसी के लिए 15 सदस्यों की परिषद का भी गठन किया गया, वही इसकी जांच करेंगे। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद भारत में आया 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके बाद भारत में आया 1861 का अधिनियम। उसके तहत कौन कौन से इंपोर्टेंट कार्य हुए, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते रहें जिससे क्या हो, पीछे आपको रिवाइंड करने में, रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम न आए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। अगला है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। का भारतीय परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट। अठारह सौ इकसठ के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत क्या क्या कार्य हुए, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से पहले भारत में सर्वप्रथम 1860 में भारत का बजट पेश किया गया। भारत का बजट कब पेश किया गया? 1860 में। 1860 में भारत में पहली बार बजट पेश किया गया। अब ये जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया? ये जो बजट है वो पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। किसने पेश किया? जेम्स
विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन ने तो भारत में पहली बार 1860 में बजट पेश किया गया। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि विश्व का सबसे पहला बजट कब और कहां पर पेश किया गया। ये तो भारत में पेश किया गया, लेकिन अगर यहां से एक क्वेश्चन बोले कि विश्व का सबसे पहला बजट, विश्व का सबसे पहला बजट, सबसे पहला बजट कहां पेश किया गया था। ये पेश किया गया था ब्रिटेन में। कहां किया गया था? ब्रिटेन में। अब ये ब्रिटेन में पेश किया गया था, लेकिन कब किया गया था? 1773 में। 1773 में पेश किया गया था। अब ये किसके द्वारा पेश किया गया था? ये पेश किया गया था रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा। यहां से आपकी दो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं। वो कौन कौन से बने हैं कि बताइए कि भारत का सर्वप्रथम बजट कब पेश किया गया था? 1860 में पेश किया गया था। अब ये जो बजट है किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। इसके अलावा विश्व का सबसे पहला बजट कब पेश किया गया? 1773 में पेश किया गया। अब ये किसके द्वारा पेश किया गया? रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा पेश किया गया। कहां पर? ब्रिटेन में पेश किया गया। ठीक है ना। इसके अलावा यहीं से ही भारत में 1860 के बजट के तहत ही भारत में आयकर की शुरुआत हुई थी और निर्धारित किया गया था कि जिस व्यक्ति की आय 500 रुपए या 500 से अधिक है उसे आयकर देना होगा। 1860 में ही 1860 में ही भारत में आयकर की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? आयकर की शुरुआत हुई। आयकर की शुरुआत कब हुई? 1860 में हुई। लेकिन 1860 में शुरू हुई, इसके तहत एक कंडीशन रखी गई थी आयकर की। वो क्या रखी गई थी कि यदि जिस व्यक्ति की आय 500 या 500 रुपए से अधिक है वह आयकर की देय श्रेणी में आता है। यानी कि जिस व्यक्ति की आय 500 रुपए या 500 से अधिक है उसे आयकर देना होगा। क्या करना होगा? उसे आयकर देना होगा। ठीक है ना। अब ये सारी की सारी सुविधाएं या आयकर की शुरुआत किसके अधीन हुई थी? 1861 भारतीय शासन अधिनियम के अधीन। लेकिन इस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए फादर ऑफ इनकम टैक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इनकम टैक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इनकम टैक्स किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को फादर ऑफ इनकम टैक्स कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है, वही है कि बताइए फादर ऑफ इनकम टैक्स कौन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इनकम टैक्स, फादर ऑफ इनकम टैक्स यानी कि आयकर का जनक, आयकर का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को फादर ऑफ इनकम टैक्स कहा जाता है।
यानी कि भारत में इस अधिनियम के तहत सबसे पहले क्या हुआ, 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया। ठीक है ना, वो किसने किया, जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया, जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया। और इसका सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था, 1773 में पेश किया गया था रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा, जो कि ब्रिटेन में पेश किया गया था। और 1860 में क्या हुआ था, आयकर की शुरुआत हुई थी। जिस व्यक्ति की आय 500 या 500 से अधिक है उसे आयकर देना होगा। ठीक है ना। इसके बाद 1862 में भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात घटी। वो क्या थी कि भारत में 1862 में आईपीसी भारतीय दंड संहिता की शुरुआत की गई। 1862 में भारतीय दंड संहिता की शुरुआत की गई। यानी कि भारत में आईपीसी की शुरुआत की गई, भारत में इंडियन पेनल कोड की शुरुआत की गई, भारतीय दंड संहिता। इसमें इसके तहत भारतीय दंड संहिता, इसमें कितनी धाराएं हैं, 511 धाराएं हैं। और कितने इसमें अध्याय हैं, 23 अध्याय हैं। भारतीय दंड संहिता की शुरुआत कब की गई, 1862 में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया गया। वो क्या था कि जो भारत का वायसराय था उसे 1861 में, भारत के वायसराय को 1861 में एक शक्ति प्रदान की गई। वो शक्ति क्या थी, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई। 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। क्या किया गया, 1861 में भारत का जो वायसराय था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके अलावा भारत में 1862 में 3 मुख्य न्यायालयों की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई, मुख्य न्यायालय या फिर उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई 1862 में ही। 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। अगर 3 उच्च न्यायालय कहां थे, जहां पर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उन्हीं स्थानों पर 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कौन कौन से, कोलकाता यानी कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यहाँ पर जो है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। अब यहाँ पर उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन कौन सी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, यहां पर क्या किया गया, यहाँ पर 3 नई उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1862 में ही एक कार्य हुआ कि पोर्टफोलियो आयोग के तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारत का विभागीकरण किया। 1862 में ही क्या किया,
1862 में ही पोर्टफोलियो के तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारत का विभागीकरण किया। ठीक है ना। इसलिए विभागीकरण किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग को ही विभागीकरण का जनक कहा जाता है। विभागीकरण का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। तो यहां पर एक और पद भी थे इसके पास कि विभागीकरण का जनक कौन है? विभागीकरण का जनक कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। देखिए साहब, आप जो है इसके तहत कौन कौन से कार्य हुए? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत 1860 में सबसे पहले भारत का बजट पेश किया गया। क्या पेश किया गया? भारत का बजट पेश किया गया। किसके द्वारा किया गया? जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया। कब? 1860 में। विश्व का सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था? 1773 में। कहां पर पेश किया गया था? ब्रिटेन में पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा पेश किया गया था। 1860 में ही भारत में आयकर की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत क्या शर्त रखी गई थी कि जिस व्यक्ति की आय 500 या 500 रुपए से अधिक है वह आयकर की देय श्रेणी के अंतर्गत आता है। और 1800 इनकम, इसके बाद इनकम टैक्स का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। 1861 में ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति को प्रदान की गई, यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके अलावा 1862 में ही भारतीय दंड संहिता की शुरुआत की गई, जिसके तहत 511 धाराएं और 23 धाराएं निहित हैं, 23 अध्याय निहित हैं। 1862 में ही पोर्टफोलियो के तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारत का विभागीकरण किया। इसलिए विभागीकरण का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। 1867 में ही 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कौन कौन से? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो हुआ 1885 के तहत। 1885 में हुआ। उसमें क्या हुआ? 1885 में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? कांग्रेस की। अब इस कांग्रेस की स्थापना किस कारण हुई, कब, कैसे हुई, किस लिए इसको स्थापित किया गया और इसके पीछे क्या क्या कारण रहे, इसके बारे में हम अच्छे से कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। उसमें सब आपको यही बताना है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे कारण क्या क्या रहे, कांग्रेस का नाम का अर्थ क्या है, कहां से इस शब्द को लिया गया। ठीक है ना। फुली डिटेल आपको कांग्रेस के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको यदि ऐसा लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये लगे कि हमें इस चैनल से कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है ना। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।